नोट का भुगतान हम लोग चाहते हैं। आप ये भुगतान जो है 500 रुपए का भी लगा सकते हो, आप ये भुगतान 100 रुपए का भी लगा सकते हो। लेकिन एक साथी ने हमसे पूछा कि ये 2000 रुपए का जो भुगतान लगाएंगे तो 2000 रुपए का नोट तो 30 तारीख के बाद जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, आज 2000 रुपए से आप अगर कोई चारपाई खरीद लाएंगे तो 30 तारीख को वो टूट जाएगी क्या? नहीं ना। 2000 रुपए का नोट जैसे ही आपने बैंक में लगाया, उसके लिए आवेदन आपने दे दिया, वो नोट का नंबर बैंक के पास चला गया, वो नोट वैलिड रहेगा जब तक बैंक उस केस का समाधान नहीं करता। इसलिए वो नोट संभाल कर रखना है, वो इनवैलिड नहीं होगा, उससे पहले हम उसका भुगतान मांग चुके हैं। ये एक सवाल। दूसरा जो तरीका मैंने आपको बताया था, ये तो एक काम है, ये कैसे लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगाना है, ठीक है ना बात। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने लोगों को जानते हो, घर में जितने लोग हैं, उन सब के नाम की एक एक ईमेल आईडी बना लीजिए। मान लीजिए आप घर में 5 लोग हैं, भाई सबसे जरूरी बात हो रही है, इधर ध्यान दे लो, फिर बाद में मत कहना। घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 ईमेल आईडी बना लो। उन ईमेल आईडी का पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रखो, क्योंकि 5 लोगों ने आवेदन लगाना है तो 5 जगह से मेल जाएगी आरबीआई को, क्योंकि अभी बैंकों के पास नहीं देना, हमने इशूइंग ब्रांच को देना है, डायरेक्टली आरबीआई को देना है कि हमको हमारा पैसा इशू करो इस नोट के बदले में। चौथा शुक्रवार, वो 30 तारीख से पहले होगा, उस दिन हम एक वीडियो जारी करेंगे, उसमें हम ईमेल आईडी भी मेंशन करेंगे, कौन सी चिट्ठी अटैच करनी है वो भी मेंशन करेंगे। 2000 के नोट को स्कैन करके रख लेना है। अगर आपके पास 2000 का नोट नहीं है तो 500 के नोट को स्कैन करके रख लेना है। आप एक 500 का नोट ब्लॉक कर सकते हैं, एक कर लीजिए। एक नोट ब्लॉक करोगे 500 का तो लगभग आधा किलो सोना आएगा, बस खाली 400 ग्राम के करीब आएगा। अगर 4 कर लोगे तो 1.5 किलो आएगा, अगर 8 कर लोगे तो 3 किलो आ जाएगा। तो जितने नोट आप ब्लॉक कर सकते हो, ज्यादा मत करना। एक जने के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया रखना बस। मतलब घर का जो एक व्यक्ति है, ज्यादा से ज्यादा 10,000, क्योंकि हमको संख्या ज्यादा करनी है, नोट कम रखने हैं। समझ गए ना। हमारी 1% जनसंख्या को देने के लिए भी 0.1% को भी देने के लिए नहीं है उनके पास पैसा, सोना नहीं है, तो वो क्रैश होना है, तय है, वो खुद क्रैश करने वाले हैं। उससे पहले हम तुम्हारी कब्र खोदेंगे ना, उनको बता रहे हैं। तो आपको उस चौथे शनिवार की वीडियो में ईमेल एड्रेस, लिंक, सब कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, सबने वो ईमेल एक ही दिन भेजनी है आरबीआई को। क्योंकि अगर अभी भेजना शुरू कर दोगे ना, धड़ाधड़ देखोगे 100 ईमेल आ गई, 200 ईमेल आ गई, तो आरबीआई क्या करेगा, रुपए वाले नोट को, उस पूरी की पूरी मेल का कंटेंट को ब्लॉक कर देगा कि जो भी व्यक्ति ये वाली चीज लिखी हुई मेल आएगी वो मेल उन तक पहुंचेगी ही नहीं। अब चौथा शनिवार छुट्टी होती है बैंक वाली की, ठीक है ना, और 6 बजे सब घर चले जाते हैं। 8 बजे वीडियो जारी होएगी, 9 बजे तक सबकी मेल पहुंच चुकी होगी। जब तक वो सर्वर डाउन करेंगे तब तक तो लाखों लोगों के आवेदन लग चुके हो जाने चाहिए। समझ गए ना। समझे? क्लियर है? तो ये हो गया पहला काम। अब हो गया दूसरा काम। दूसरा काम क्या करना है, जिन साथियों के लोन हैं वो हमको ये बताएंगे कि हम इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं, और हमको अपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? लोन अकाउंट की स्टेटमेंट पीडीएफ में भेजनी है, फोटो कोई नहीं भेजना, ये ध्यान रखना। यहां इस ट्रेनिंग में खींची हुई फोटो के अलावा दूसरे फोटो नहीं भेजने। मतलब अपने बैंक का नोटिस आया है,
कई लोग उसका फोटो खींचते हैं, भेज देते हैं, फोटो में हैंग हुआ रहता है, देखा ना कल मेमोरी भूल हो गई थी। पीडीएफ भेजनी है आपको, पीडीएफ बना के लोन अकाउंट की स्टेटमेंट, और दूसरी चीज भेजनी है बैंक का नोटिस जो भी आया हुआ है, आपका कुड़की का आया है, आपका बैंक का नोटिस आया है, 138 का आया है, चेक बाउंस का आया, जो आया भेज दो, बात खत्म, बस आपका काम नहीं है वो। समझ गए ना ये बताने की जरूरत भैया जी मैं पे नहीं कर पाया, मैं इधर को हो गया, कुछ सफाई नहीं देनी है, कुछ सफाई नहीं चाहिए। आप अपने साथी हो, बात खत्म। आपने लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भेजनी है और अपना बैंक का नोटिस भेजना है, और मुझे एक लाइन लिखनी है कि और क्या जानकारी भेजनी है, बस वो मैं जानकारी का आपको मॉडल भेज दूंगा कि आपको वो जानकारी भी भेजनी है, बस। उसके बाद बाकी का काम हमारा, आपका फिर कोई काम नहीं। हम आपके दस्तावेज लगवा के आपको मैसेज आ जाएगा कि ये कागज आपने बैंक को पोस्ट करने हैं, स्पीड पोस्ट करने हैं। उसके बाद बैंक वालों का क्या हाल होता है, अभी मल्ली हमारे बीच में है, अगर ये चाहे तो अपने साथियों को अपनी आप बीती सुना सकता है, तो मैं गुजारिश करूंगा आप आइए एक बारी। और ये इसलिए क्योंकि ये आपके महाराष्ट्र में ही रहता है, पुणे में रहते हैं ये, और इनके साथ कुछ बैंक वालों का कुछ लफड़ा था। आइए आइए इधर आइए। उस लफड़े को इन्होंने कैसे हैंडल किया, या जनता सरकार मोर्चा ने कैसे हैंडल किया, ये उसका प्रैक्टिकल। आप में से किसी और ने आवेदन लगाया हुआ है महाराष्ट्र से लगाया हुआ है, तो आपके भी वही कहानी होगी जो इनकी होगी, इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। एक से ही समझ लेना कि आपका लोन का क्या स्टेटस था, फिर दस्तावेज लगाने के बाद बैंक वालों का क्या हुआ, और अब क्या स्टेटस है, बताइए। नमस्कार। ये जो यहाँ जो मतलब बैठने की जो हिम्मत आ रही है ना, वो जनता सरकार मोर्चे की वजह से आ रही है। तो मैं हमेशा डॉक्टर धुरेंद्र बल्हारा जी को और उनकी टीम को ना हमेशा सैल्यूट करता हूँ कि इतना क्रांतिकारी काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में भी ये काम नहीं हो रहा है। तो बेसिकली वैसे मैं प्राइवेट सेक्टर में मैंने 15-18 साल काम किया एज ए सीनियर मैनेजर। एक कंपनी में 1,00,000-1,25 लाख की मेरी सैलरी थी। किसी कारण से मैंने लॉकडाउन से पहले को बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो जितनी सेविंग थी पता ही आपको नौकरी वाले कितना कमा लेते हैं, तो काफ़ी नुकसान हो गया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद नौकरी 2 साल तक कोई नौकरी नहीं मिली, बहुत कोशिश की, तो सीनियर पोजीशन पे था तो इसीलिए नौकरी वगैरह जो नहीं मिला। तो आज मुझे 4 साल हो गए हैं, मेरी 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके बावजूद भी मैं अब दिल से तगड़ा हूँ और हिम्मत से, और हर चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ। तो ये जो सारा जो क्रेडिट जाता है वो जनता सरकार मोर्चे को जाता है। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, फाइनेंशियली थोड़ा बैकग्राउंड ठीक था, पैसे कमाए थे, तो 4 साल तक आज भी मैं डटा हूँ और मैं हारा नहीं हूँ। हालांकि जनता सरकार मोर्चे से पहले मैं 3-4 महीने में सो नहीं पाया, क्योंकि ऐसी हालत थी। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो और एक मेरे पास प्रॉपर्टी है 70-80 लाख की। मैंने बैंक को कहा कि मैं आपका कर्जा देने को तैयार हूँ, मेरी ये 70-80 लाख की प्रॉपर्टी आप ले लो। और मुझे मेरा 25 लाख का कर्जा था। हाँ, 25 लाख का मेरा कर्जा था बैंक का, तो 8 साल से मैं पे कर रहा था। तो बाद में ऐसी हालत होगी कि मेरे पास पैसे पे करने को तैयार नहीं, तो मैंने बैंक को रिक्वेस्ट की कि देखिए मैं आपको पैसा दूंगा, मुझे 25-30 लाख का और लोन दे दो, मेरी ये 70-80 लाख की प्रॉपर्टी रख लो। तो उनका जवाब आता है कि आपका तो बिजनेस ही नहीं है कुछ, और बिजनेस जो आपका था उसकी कोई इनकम नहीं है, ना आपकी नौकरी, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैंने कहा यार 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी मैं आपको देने को तैयार हूँ और रखी हुई है, या मैं आधी रखी हुई आधी देने को तैयार हूँ, आप मुझे 25 लाख देने को तैयार नहीं हो। उनके तो फोन वगैरह भी आते थे। हाँ, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं पहले नाक रगड़ रहा था उनके सामने कि मेरे को दे दो, लेकिन और फ़ोन इतने आते थे कि 7 महीने तक मैंने किस्तें नहीं दी, तो मैंने घर में गुंडे भी आए शुरू आ गए। मतलब तो 20 दिन में 20-25 कॉल आना शुरू हो गया। मतलब घर पे उन्होंने जो कहते हैं ना
भाड़े के जो टट्टू होते हैं, गुंडे, छोटे मोटे टपोरी होते हैं, वो सारों को मैंने फेस किया। और ये सारा मैं सैल्यूट करता हूँ जनता सरकार मोर्चा को, कि हिम्मत आई मेरे अंदर कि इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। तो सिचुएशन ये है कि आवेदन लगाने के बाद, हाँ, आवेदन लगाने के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब ने मुझे एक वीडियो में मैंने सुना, रात को 12 बजे मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब ने एक का नाम लिया कि जिनका भी प्रॉब्लम है आप इनको फ़ोन करो और आपको हम पेपर सपोर्ट करेंगे, आपका कर्जा चुकाएंगे, हम कर्जा माफ़ी नहीं करेंगे, कर्जा चुकाएंगे। तो मैंने उनसे बात की और मुझे 4-5 दिन में मुझे इन्होंने पेपर भेज दिए, वो मैंने बैंक को भेज दिए। आज 3-4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, वो कभी ना फ़ोन कर रहे हैं, ना मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ना मेरे लेटर का जवाब दे रहे हैं। तो जो गला उन्होंने मेरा पकड़ा था यहां पे, मैं डरता था कि पता नहीं कब मेरी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, तो आज उनका गला मेरे यहां पे है, मैंने पकड़ा हुआ उनका गला। जो गला इतने टाइम से मेरी सांस फूली थी, आज उनकी सांस फूली हुई है। तो कहने का मतलब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे यहाँ बुलाया कि आप लोगों को विश्वास हो, हिम्मत हो, और क्योंकि जनता सरकार मोर्चा पूरा दिल से, दिमाग से और दिल से और विश्वास के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है। जैसे मेरे साथ खड़ा है, आपके साथ भी वो खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मल्ली भाई। ये कहानी सैकड़ों नहीं हजारों नौजवान और परिवारों की है, जिनके दस्तावेज जब हमने भेजे तो अगले ही दिन बैंक वालों के फोन आना बंद। हम कुछ बोलते भी नहीं, हम तो लिख के देते हैं। हम तो उसमें लिखते हैं कि अगर हमारे को परेशान, हमारा सवाल का जवाब दे दो यार। हम कब मना कर रहे हैं? अभी एक साथी का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि अगर बैंक ने आपको 1 लाख रुपया दिया है और बैंक कह दे हमारे वाले 1 लाख रुपए के बदले में उतना सोना दो, और बैंक आपको यह कह दे कि जो हमने नकली, हम मान ले, एक दूसरे साथी का सवाल है कि मान लेते हैं कि इस बैंक का नोट नकली है, बैंक ये कह दे कि जो नोट दिया है वही नोट दे दो हमको, भाई हमने जो दिया वो दे दो। भाई हम यही कह रहे हैं। पहला सवाल, बैंक ने जो नोट दिया है वो नकली है, साबित हो चुका है, तो नकली नोट के बदले सोना लेगा क्या? लाठी मिलेगा उसके बदले? तो पहली बात, पहले सवाल का जवाब तो ये हो गया, नकली नोट के बदले थोड़ी कुछ मिलेगा। अब आता है दूसरे सवाल का जवाब कि बैंक कह दे कि हमको वही नोट दे दो, तो कह देना बैंक, क्योंकि उस नोट में कारोबार करना क्राइम है भारत के कानून के हिसाब से। तो बैंक ये कह ही नहीं सकता कि हमको वही नोट दे दो। इसीलिए बैंक ये कह दे कि हमको वो दे दो तो भी फंसता है, बैंक कह दे असली वाला दे दो तो उसने दे नहीं रखा हमको, वहां भी फंसता है। तो बैंक क्या जवाब दे? पूरी लीगल टीम, एसबीआई, यूनियन, एचडीएफसी, अरे जितने बड़े बैंक, जितने मोटे बैंक, सबकी लीगल टीम जवाब दे गई ना भाई इसका कोई तोड़ नहीं, जो कागज का कॉपी लगा रखा है उसका जवाब है ही नहीं किसी के पास। अब हम कहते हैं कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारा केस लेने को तैयार नहीं है, मालूम है आपको? इसीलिए इन्होंने डीआरटी बनाया, जो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना। जितने भी ट्रिब्यूनल इस देश के अंदर हैं, चाहे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है सीएलटी, चाहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, जिसके नाम पर ये गाड़ियां बंद करा रहे हैं, और चाहे ये बैंकों वाले ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल कोर्ट और संविधान को बाईपास करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल बैंकों के नियम मानता है, वो संविधान को नहीं मानता, वो नेचुरल लॉ को नहीं मानता, जस्टिस को नहीं मानता, वो बैंक के नियम मानता है। तो वो नियम के हिसाब से काम करता है, कानून के हिसाब से नहीं करता है। कानून में, रूल में और लॉ में फर्क होता है, ये वकीलों को मालूम होता है। तो वो नियम के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से नहीं। कानून के हिसाब से चलती है कोर्ट, और कोर्ट हमारे दस्तावेज लेने से मना करती है। वो क्या कहती है? आप जो कह रहे हो 100% सही है, बट एसएलपी इज डिसमिस्ड, आपकी एप्लीकेशन को हम नहीं ले सकते क्योंकि रॉथस्चाइल्ड पापा ने मना किया हुआ है, क्योंकि मालिक वही है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनते ही सबसे पहले लंदन में जाके हाजिरी लगानी होती है,
वो बताते हैं उनको, सॉरी मिलॉर्ड बट वी डोंट ट्रस्ट यू। हम ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, हम इस भारत की न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, क्योंकि भारत की न्याय व्यवस्था में फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता, और वो फैसले उनके बनाए हुए कानूनों के हिसाब से होते हैं, और हम लोगों को सुनने वाला नहीं है कोई कोर्ट। इसीलिए ये लड़ाई जनता की अदालत से कोर्ट की अदालत में पहुंचेगी। इसलिए हमको लोगों की जरूरत है, जिनको समझे हुए लोगों की। जिस दिन 1 लाख समझे हुए लोग हमने अर्जित कर लिए, उस दिन हम भारत में स्वराज की घोषणा कर देंगे। इसकी मैं आपको बताता हूं। हम आदमी समझे हुए लोग, जो दूसरे भाई को पहले रखते हो, खुद से पहले रखते हो, ऐसे लोग चाहिए हमको। अगर वो लोग हमसे अर्जित नहीं हुए, हमने नहीं करना कुछ, फिर हम जगाते रहेंगे आपको जीवन भर। आप में से कोई निकल के आएगा फिर आने वाले टाइम में लड़ाई को आगे लेके जाने वाला, वो भी मंजूर है। हमको इस लड़ाई का वाहक बनने का, इसका क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है। हमारा टारगेट है अगली पीढ़ी तक बात जाए, ज्ञान जाए, समझ जाए। आपको 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को, 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों को, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल की, डिजिटल करेंसी की, इस रुपए के खेल की पूरी जानकारियां स्कूल में जा जाकर देनी पड़ेगी। जहां जहां आपके कांटेक्ट हैं, जहां जहां आपकी समझ है, अगली पीढ़ी को पूरा जागृत कर दीजिए कि जब वो बड़े हो तो उनको मालूम हो कि तुम्हारे बाप दादाओं के साथ भी ठगी हुई थी और तुम्हारे साथ भी ठगी करने का प्लान चल रहा है, तुमको भी बर्बाद करने की योजना बन रही है। यह हमको करना पड़ेगा, रास्ता नहीं है कोई और अपने पास। इसलिए जब हम वहां 1 लाख लोगों को खड़ा कर देंगे ना, वहां पर जिस दिन ऐलान होगा कि आइए आप अपना आ जाइए, 1 दिन के लिए आइए, जो 10 दिन के लिए आ सकते हैं 10 दिन के लिए आइए, जो 20 दिन के लिए आ सकते हैं 20 दिन के लिए, जो महीने भर के लिए आ सकते हैं महीने भर के लिए, और जो हमारी तरह जीवन भर के लिए आ सकते हैं वो जीवन भर के लिए। उस दिन हम वहां ऐलान करेंगे, आप आइएगा। हमने ये निर्णय लिया है कि जिस दिन हमने वहां अपना खूंटा गाड़ दिया, उसके बाद संपूर्ण आजादी के बिना घर नहीं जाएंगे हम लोग। अब रुपया लगाना हो गया, आपके कर्जे का सलूशन हो गया ना। अब किसी को कुछ पूछना तो नहीं कि मेरा कर्जे का सलूशन कैसे होगा। कागज भेजो, कागज भेज देंगे, जो करना है आगे बता देंगे, बात खत्म यार। लेकिन इसमें अब एक पंगा आएगा। 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज यह है, हमको किसी भी व्यक्ति से पैसे के लिए उसका आवेदन नहीं लगाना है। कई लोगों के यह दिमाग में है कि हम लोग अगले का आवेदन लगाएंगे, उससे 15% ले लेंगे, उससे 20% ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे। जनता सरकार मोर्चा ने 2-3 चीजें तय की हुई है। उसमें से पहली चीज यह है, यदि किसी का लोन थोड़ा है, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अगर कोई 2 लाख रुपए भी चुकता नहीं कर पा रहा, तो आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा अमीर आदमी नहीं है। उससे हमको पैसा डिमांड नहीं करना किसी से भी, समझ गए ना। 1000, 2000, 500 वो हमारे साथ समर्थन में जुड़ने के लिए जनता सरकार मोर्चा को सहयोग राशि देना चाहे तो वो दे सकता है। हम जितनी भी राशि हम अगले से बोल रहे हैं, हम केवल सहयोग राशि के नाम पर बोल रहे हैं। यह पैसा किसी भी जनता सरकार मोर्चा के साथी के घर नहीं जाएगा, 1 पैसा भी नहीं जाएगा। सारा का सारा पैसा समाज में वापस लगने वाला है, जितने भी आयोजन होते हैं इन सब चीजों के लिए। यह पहली चीज है। इसके लिए हमने दर रखी है 10% की। मान लीजिए आप किसी साथी को, आपका कोई साथी ऐसा है जिसका 100 करोड़ का लोन है, जिसका 50 करोड़ का है, जिसका 20 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, तो आपको वहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी। वो मोटा आदमी है, उसका बहुत पैसा बच रहा है, वो अगर हमको देता है सहयोग राशि, तो आप वहां पर अपना बड़ा हिस्सा रख सकते हैं। आप उसमें 1-2% अगर फालतू लेना चाहते हैं किसी से, तो अगले व्यक्ति को बताकर लेना है। समझ गए ना। उनको क्या बताना है कि सहयोग राशि में 10% जनता सरकार मोर्चा का है, जिसमें से 60% तो केंद्रीय नेतृत्व का है,
मतलब जो सेंटर में, जो पूरे इंडिया में जो समझा रहे हैं लोग घूम रहे हैं, 40% उस स्टेट का या उस डिस्ट्रिक्ट का है कि नहीं? मतलब आपको भी वो समाज के ही काम लगाना है, व्यक्तिगत किसी को यूज नहीं करना। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो जो काम, जो बिजनेस आप कर रहे हो ना, उसमें आपकी तरक्की अपने आप हो जाएगी। आपको इस वाले पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपका वैसे ही सेल बढ़ जाएगा दूसरी चीजों का, ठीक है ना? तो अभी क्या करना है आपको कि जिस भी व्यक्ति को पैसे लेना है, आपने बताकर लेना है। 10% भी सारा का सारा शुरू में लेने की कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उसको 10% देने की हिम्मत होती तो वो किस्तें ही चुका लेता अपने, है कि नहीं? तो उसको क्या बोलना है कि अभी उसकी राशि के हिसाब से अपना जो साथी है, जिसके पास कागज भेजेंगे, जो मैं पहले मेरे पास भेजेंगे, मैं आगे भेज दूंगा, जो भी आपको कागज भेजेगा वो व्यक्ति आपको बता देगा कि अभी के लिए आपके दस्तावेज की इतनी राशि हमने जमा करी है। वो जमा क्यों करी है उसका कारण बताता हूं। कुछ लोग बड़े शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देखेंगे, वकील है जैसे, वकील क्या करता है, वकील तो एक ड्राफ्ट को लेता है और उसी की कॉपी पेस्ट मारता रहता है, अगले वाले को भी वही चिपता रहता है। क्यों जी? ऐसे ही होता है, सेम कॉपी है, नाम बदला, वो बदला और लगा दिया। वकीलों का ये काम होता है। यहां हमने क्या किया, आपका आवेदन अगर हमारे पास रजिस्टर में एंट्री है, कल को जब हम जनता की अदालत से कोर्ट में पहुंचेंगे तो जिसकी हमारे पास एंट्री होगी केवल उनका ही मुकदमा लड़ा जाएगा। आपने अपने पैसा कमाने के चक्कर में 20-50 लोगों के आवेदन लगा रखे हैं, उनका मुकदमा नहीं लड़ा जाएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, जूते आपको पड़ेंगे। समझ गए ना? डेढ़ शाना नहीं बनने का, इज्जत से करने का। हम आपको मौका दे रहे हैं, आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाइए, उसको कोई नहीं रोक रहा है। जो करना है बताकर करना है, किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है। जनता सरकार मोर्चा का पहला नियम है, हम अपने किसी साथी को वो जबान नहीं देंगे जो हम पूरी नहीं कर सकते। आपने भी अपने साथियों को, अपने गांवों को वो जबान नहीं देनी है, हवा में बात नहीं करनी है जो आप पूरी नहीं कर सकते। ये आपने ध्यान रखना है। इतना तो कर ही सकते हैं अपन, ठीक है ना? तो वो हर किसी की जो राशि है, सहयोग राशि, वो अलग अलग होगी। फिर जब आपके घर गुंडे आना बंद हो जाएं, महीना 2 महीना आपको किस्तें देने से राहत मिल जाए, चैन की नींद सोने लग जाओ, तो ऐसे किसी आयोजन में जैसे नवनाथ भाई को शॉर्टेज पड़ी हुई है तो जिंदान कर जाओ, है कि नहीं? अभी भी आपको करना है ये दान, आज भी करना है। इस आयोजन में हमको काफी शॉर्टेज पड़ी हुई है, तो आप लोगों के पास, जिसके पास थोड़ी बहुत उपलब्धता है, आप अपने हिस्से से ज्यादा आप देकर के जाएं तो मेरे ख्याल से इन भाइयों का काम चल जाता है ना? श्रीखंडे साहब ने बड़ी मेहनत करी है, अगर उनको भी नुकसान हुआ तो दिक्कत है। बैठ करके आप लोग प्लान करिए कि किसी भी भाई के, एक आदमी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, सारे भाई मिलकर इस सारे खर्चे को वहन कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि अगली बार आयोजन करने की हिम्मत आती है, नहीं तो क्या लगेगा, मेरा कौन सा अकेले का काम है, मैं क्यों करूं, ऐसा आएगा भावना। वो भावना नहीं आनी चाहिए, ये लगना चाहिए कि सारे भाइयों ने मिलकर इस सारी आयोजन को कर लिया, तो जितना कम पड़ता है उस हिसाब से आप अपनी मर्जी से कर जाइएगा, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करिएगा जरूर। अपने हिस्से के भावे 10 रुपए दे के जाइए, पर दे के जरूर जाइएगा, ठीक है ना? और अगर किसी साथी को ऐसी भी दिक्कत है कि भाई मैं नहीं दे सकता हूं, तो आप बताइएगा, हम यहां से देकर भेजेंगे आपको। भाई कई साथी ऐसे, मान लो वो आ गए समाज के लिए, उनके अंदर दर्द है, लेकिन वो घर से खर्चा करते हैं तो उनके परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, तो आप हमको बताइए, आप जाते हुए हम आपको दे के भी भेजेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि हम सारा एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, अब हम यहाँ साथ में रह चुके हैं, हमने एक खाना शेयर कर लिया, नमक शेयर कर लिया, थाली शेयर कर ली, रहना शेयर कर लिया, तो घर में रहने के जैसा हो गया। तो अब हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, ऐसा एक दूसरे को मन से यह आश्वासन और वचन देना आपने है कि हम लोग सारे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। अगली जो ट्रेनिंग्स है उनका जिक्र हो जाएगा, अगले ट्रेनिंग्स की चर्चा होगी। जितने ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग्स में भेजोगे उतना फायदा होगा। आपने 3 दिन में देख लिया कितनी जरूरी है ये ट्रेनिंग। ये आपके लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी हैं।
और वीडियोज से इतना ही ज्ञान मिलता है या सामने सामने थोड़ा ज्यादा मिलता है? वीडियो से ज्ञान नहीं मिलता, वीडियो से केवल इतना पता चलता है कि वो काम कर रहे हैं, बस। वीडियो का हमको भी मालूम है, वीडियो सुनने का टाइम नहीं है किसी के पास। आप लोग पूरी तरह से टाइम निकाल करके आए हैं, आप यहां बैठे हैं, आपने इतना सारा समय दिया है, एक दूसरे से ऊर्जा ली है, ये बड़ी बात है। तो आपको पहला स्टेप हो गया, कर्जे से आपकी मुक्ति हो गई, भाईचारा बनाना शुरू करना है, अपनी टीम बनानी शुरू करनी है, अपने लोगों को जोड़ना है। आपने मुझे व्हाट्सएप भी करना है कि आज की ट्रेनिंग में मौजूद हूं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको नए ग्रुप का एक लिंक भेजूंगा। और एक काम करना, किसी ऐसे व्यक्ति को कोई लिंक मत भेजना जो यहां नहीं है, कहीं कहीं इस ग्रुप में जुड़ जा, ऐसा नहीं करने का। आप लोग हैं, क्योंकि हम लोग सारी चीजें सबके लिए नहीं संभव होती, इसीलिए आपके प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। आप जब समाज में जाओगे, आपसे जब कोई सवाल पूछेगा तो आपको क्या जवाब देना है, ये सब लोग हम लोग बताएंगे ना आपको। तो आप जाएंगे जब, तो जितने सवाल बनते हैं ग्रुप में मैसेज डालिए कि जी ऐसे ऐसे करके हम गए, वहां हमसे लोगों ने ये सवाल पूछा, तो उसका हम क्या जवाब दें। तो वो जवाब यहां पूरे नहीं हुए तो अगले 7 दिन की ट्रेनिंग में पूरे हो जाएंगे, उसमें नहीं पूरे हुए आपके ग्रुप में पूरे हो जाएंगे। और जिन साथियों ने हमको सवाल लिख करके दिए हैं, उनमें से कर्जे वाले मुद्दे पर जिन जिन के सवाल थे, उनमें से किसका सवाल अभी बचा हुआ है? सबके हो गए ना? रहता है तो आपकी पर्चियां हम पढ़ लेते हैं। आप आइए विनायक जी, जिस जिसका जो सवाल है आपने लिख के दिया हुआ है, केवल उन्हीं के जवाब दिए जाएंगे। नए सवाल आएंगे तो नया सवाल अब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वैसे तो हम 4 दिन यहां बैठे रहेंगे, है ना? समझे कि नहीं? जिन्होंने दे रखा है सिर्फ वही होंगे। तो अभी हम सवाल पूछ लेते हैं। पहला सवाल मेरे पास ये है, 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है, ये मांग बैंक के पास करना है, तो बैंक उस हिसाब से ज्यादा लोन, ये लोन क्या लिखा है, अमादर बढ़ाएगी। अच्छा, अभी जब बारिश आई ना तो मेरे को एक बात याद आई, वो जो बताया मेरे को यहां मराठियों ने, इन्होंने बोला, क्या बोला ये, पैसा जाला खोटा पाउस आला मोटा है ना? अभी बोला कि हमने बोल रहे थे उस टाइम रुपए के ऊपर, जैसे ही हमने कहा पैसा सारा खोटा है जो है, और उसी टाइम पे पाउस हाला मोटा, कहते बारिश आने, कितना बढ़िया। तो ये तो एक तरह से बचपन में कभी सुना नहीं था कि ये सच होने वाला है। ये बोलते हैं कि सोचा नहीं था कि ये सच होने वाला है और ये अभी आपकी इस मीटिंग के अंदर बिल्कुल 100% सच हुआ है ना? बिल्कुल बोलते ही कि पैसा खोटा होते ही बारिश आया एकदम से। तो यहां से शुरू करते हैं। 1 रुपए की कीमत 770 मिलीग्राम सोना है, ये बैंक के पास, ये मांग हम बैंक के पास करते हैं, तो बैंक भी उस हिसाब से ज्यादा लोन अमाउंट बढ़ाएगी। मेरे ख्याल से इसका जवाब, आप पास आइए ना, नजदीक आइए ना। हाँ, तो हाँ, तो आप लोगों को मालूम पड़ गया। मेरे ख्याल इसका जवाब दे चुका हूं ना। बैंक ने जो आपको रुपया दिया है उसके बारे में एक और कहानी बताता हूं। मैं 100 रुपए लेके बैठा हूं, मैंने आपको 40 रुपया लोन देना है, तो हिसाब किताब क्या कहता है कि मैं अपने बही खाते में लिखूंगा 100 रुपया मेरे पास है, 0 रुपया अशोक के पास है। जब पैसा मांगा, इनके पास पैसा नहीं है, अब मैं अपने 100 रुपए में से इनको 40 रुपए दे दूंगा, तो मैं अपने खाते में क्या लिखूंगा, 100 माइनस 40 और नीचे 60, और इधर लिखूंगा 0 प्लस 40 टोटल 40, इधर 60 इधर 40। अभी बैंक अपनी बही खाता में क्या लिखता है मालूम है? जिसको बैलेंस शीट बोलते हैं, उसमें क्या लिखता है, 100 0 40 40, इधर माइनस लगाना भूल जाता है। तो असल में जब टोटल करता है महीने में, तो इधर 140 और उधर 40। समझेगा?
यानी जब वो किसी को लोन देता है तो उसकी प्रॉपर्टी गम नहीं होती है, उल्टा बढ़ जाती है। वो उस प्रॉपर्टी को मान लेता है कि 40 लाख की प्रॉपर्टी तो हो गई अपनी। अब समझ गए बात? क्योंकि वो हवा में बनाई हुई है, वो है पैसा उसके बराबर में छपा नहीं है। हवा के पैसे के बदले में आपको लोन, जब प्रॉपर्टी जब मॉर्गेज कर लिया तो वो मान लेता है कि ये तो अब आएगी अपनी है, और वो अपनी बैलेंस शीट में लिखता है। हमने अपने आवेदनों में, जिसको 5-6 महीने हो गए थे और डीआरटी में केस वहां तक पहुंचा था, हमने वहां लिखा कोर्ट को कि बैंक ने हमको लोन दिया ही नहीं। बैंक से बैलेंस शीट मंगवा करके पूछो, बैलेंस शीट में जहां उसके पास प्रॉपर्टी कम हुई होगी ना, इसने जहां से हमको दिया वो दिखा दे। बैंक अपने को देता ही नहीं लिख करके कि हमको लोन दिया है, कि उसका कुछ कम हुआ ही नहीं होता। मतलब यहां पर सब जगह झोलमाल है, झोलमाल सब। पेपर करेंसी एक्ट, कॉइनेज एक्ट, क्या ये कायदे रातों रात रद्द कर दिए तो हमारे आंदोलन का क्या अस्तित्व रहेगा? देते रहिए करके। पेपर करेंसी एक्ट और ये अगर रद्द कर दिए तो क्या होगा? अगर कल को चुनी हुई सरकार ये नियम बना दे कि सरकार ने बहुमत से पास कर दिया है कि कल से सूरज पश्चिम में उगेगा और पूर्व में अस्त होगा, तो हो जाएगा। कल से सरकार ने निर्णय लिया है कि अब से 1 मिनट जो होगी वो 60 सेकंड की नहीं होगी, 59.9 सेकंड की होगी, तो हो जाएगा। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम का नहीं होएगा, 999 ग्राम का होगा, तो हो जाएगा। क्या सरकार पास कर देगी? अगर सरकार पास कर दे कि पास कर दिया ऑर्डर चुनी हुई सरकार ने कि कल से विनायक लड़की बोला जाएगा, तो बोल देंगे। ये क्यों बोला मैंने? ये सिद्धांत है। सिद्धांत को कोई सरकार, कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं बदल सकता। इस सिद्धांत को बदला इसीलिए पूरी सृष्टि विनाश के रास्ते पर चली है। इस सिद्धांत को चेंज करना ही मानवता के खिलाफ है। यही कारण है कि सिद्धांत के साथ छेड़खानी असंभव है, और रुपया सिद्धांत है, पेपर करेंसी छापने का मानक है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड के साथ कभी कोई छेड़खानी संभव ही नहीं। अगर हुई तो मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा क्राइम होगा, और यदि वो क्राइम होगा तो इनकी गर्दन पकड़ पकड़ के धरती में पटकने का काम जनता सरकार मोर्चा वाला करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। बैंक वाले पुलिस का डर भी दिखाते हैं, साथ में प्रशासन को भी जोड़ते हैं। उस समय उनका सामना कैसे करें? बैंक वाले बैंक में कोई कर्मचारी और ग्राहक में गड़बड़ हो रही है तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते हैं। देखो, आपने अब बैंक वालों को, अगर आप फंसे हुए हैं, जब ये बात आई है तो इसका मतलब आप फंस चुके हैं, आपके पास देने के लिए नहीं है और बैंक वाले आपके पास आ रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। अब आपने आगे से एक भी किस्त नहीं देनी है, देनी तो नहीं, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के परिवार के हो गए अब आपने कोई किस्त देनी नहीं। अब जब किस्त नहीं देनी है भैया, तो फिर एक खुफिया कैमरा खरीद सकते हैं। मोबाइल से ही तो वीडियो बनाने नहीं देते, पेन से तो बना सकते हो, यहां बटन में तो लगा सकते हो कि आने दो जो आता है। पहला स्टेप। दूसरा बिंदु क्या है? पुलिस का डर दिखाते हैं। जब आपको पुलिस का डर दिखाएं तो उनको एक ही लाइन बोलनी है, बुला ले जिसको बुलाना है। इतना तो बोल सकते हो। दूसरा नंबर, प्रशासन को भी जोड़ते हैं। किसको जोड़ेंगे? प्रशासन को। किसी प्रशासन के व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं है वो आकर आपकी किसी पूंजी को छेड़ सके। मैं ये आपको कानूनन बता रहा हूं। अगर किसी रिकवरी वाले एजेंट के साथ आपके घर में कोई बैंक वाला आता है या कोई पुलिस वाला आता है, आप केवल पुलिस वाले की आंखों में आंख डाल करके एक बात पूछ लेना, क्या आप ऑफिशियल ड्यूटी पर आए हो? 1 मिनट से पहले पलट जाएगा, नहीं हम ऑफिशियल नहीं आए, हम तो वैसे आए हैं इसके साथ। पुलिस का कोई कर्मचारी रिकवरी वाले के साथ आ ही नहीं सकता। अगर वो आ सकता है
तो उसका एक ही कारण है, वो वहां कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए आता है, क्योंकि रिकवरी वाला उसको 500,000 रुपए देकर लाता है, इसलिए वो रिकवरी वाले के फेवर में बोलता है और आप डर जाते हो क्योंकि पुलिस वाला बोल रहा है। आपको यह कानून पता होना चाहिए, रिकवरी वाले के साथ पुलिस वाला नहीं आ सकता। यदि आया है तो वो केवल कानून मेंटेन करने के लिए आया कि कहीं आपके भी झगड़ा ना हो जाए, वो केवल इसलिए आया है। इसलिए पुलिस वाले से एक बार इतना पूछना, आप इसके साथ हो क्या? पुलिस वाला कहेगा नहीं मैं इसके साथ नहीं हूं। और अगर आप साथ हो तो आपका बेल्ट नंबर कितना है, आपका नाम क्या है, आप कौन से थाने से हो, 4 बातें पूछना, इतने में पुलिस वाले की हवा निकल भाग जाएगा। वो सच्ची बता रहा हूं आपको, इसे प्रैक्टिकल कोई पुलिस वाला नहीं आ सकता, किसी पुलिस वाले के पास इतनी गुंजाइश नहीं है। और वीडियो रिकॉर्डिंग का मैंने बोल ही दिया, पुलिस वाले का बोल ही दिया, समझ गए? बोलिए। 1 रुपए की वैल्यू 770 मिलीग्राम सोना कैसे, किसने डिसाइड किया? सोने की वैल्यू अभी के टाइम से ले रहे हैं तो वो भी ऊपर नीचे होता है। सोने का भाव ऊपर नीचे होता है तो रुपए के नोट का भी होता है। बोला तो क्या करेंगे? ऐसा बोला तो ये बोले तो अरे बोलो ना उसको। बैंक वाले को आपने भाई नए प्रश्न मत दीजिए यार, ऐसे तो शाम तक लगे रहेंगे, प्रश्न में से प्रश्न आता रहेगा, पहले क्यों नहीं पूछे? हम ऐसे थोड़ी लगे रहेंगे कल तक। 7 दिन की ट्रेनिंग हो रहा है यार, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, वहां से मिल जाएंगे। ऐसे करते रहोगे तो खाना कब खाओगे, जाओगे कब, हमको कब जाने दोगे, बातें कब करेंगे? तो लगे रहेंगे तो तुम बांधे रखोगे। बात यह है, बैंक का कर्मचारी आवेदन भेजने के बाद यदि आपके पास फोन करता है या आपके घर आता है तो आपने कुछ नहीं करना। एक तो ये कानूनों की परिभाषा आपको दे दी मैंने, 4 बार बोलोगे ना, पेपर करेंसी एक्ट 1882 तो ऐसे बोलता है, मेरे पास वो दस्तावेज पड़ा है, 1934 का आरबीआई एक्ट पड़ा है, कोइनेज एक्ट 1907 पड़ा है, और आईपीसी की धारा 489 पड़ी है, और इसकी धारा 25 पड़ी है। 4 लाइनें बोलोगे, बैंक वाला बोलेगा ये क्या होता है भाई? वो बोलेगा तेरे को नहीं मालूम है, तू बैंक में काम करता है, जा पहले पढ़ गया। और सुन, तेरे को लिखित में दिया है, लिखित में जवाब चाहिए। तुमने जब हमको लोन दिया था तब हमारी सारी जांच पड़ताल करी थी, हमको तो पता नहीं था तुम इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो, नहीं तो मैं भी करता। अब मैं तुमको सारी किस्तें देने को तैयार हूं, मेरे पास रुपया पड़ा है, सारा पड़ा है, सारा दूंगा, 1 रुपया नहीं रखूंगा, बस मेरे सवालों के जवाब दे दे। लिखित में दिए हैं, लिखित में जवाब दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं तेरा पैसा चुकता करने में। अपने आप कॉन्फिडेंस आता है ना कि सारा देंगे यार, कानून के हिसाब से देंगे, हम कर्जदार थोड़ी ना है, लेनदार हैं। जब आपके पास कागज आएगा ना बनके तो आपको बताएंगे 5 लाख का लोन मात्र 105-106 रुपए में, 125 रुपए में चुकता हो जाता है। 5 लाख रुपए का लोन आपने तो किस्तें भी दे रखी हैं सारी, इतनी सारी, तो 125 से फालतू जितना दे रखा है, हम उसमें लिखते हैं कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं कानून के हिसाब से चलता हूं, भारत के कानून में यह लिखा हुआ है कि मेरे 1 रुपए की वैल्यू यह है, मैं वैध रुपए में कारोबार करता हूं, मैं अवैध रुपए में कारोबार नहीं करता हूं, और मेरे वैध रुपए की इतनी कीमत बनती है, मैंने तो तेरे को ज्यादा दे रखा है, मेरा वापस दे, और वैध रुपया दे जितना दिया है तेरे को। तो बैंक वालों की हवा निकलती है। अभी जो सुनील का 27 लाख रुपए का लोन था, जितनी किस्तें उसने भर रखी थी ना, उसने जो लेना आता है तो हमने हिसाब बना रखा है, पंजाब नेशनल बैंक के लोन है, सारे देश की पंजाब नेशनल बैंक की सारी शाखाएं बिक के भी उसका पूरा नहीं होता, इतना लेना है हमने। मतलब उल्टा लेने का आता, एक किस्त भी दे रखी है तो आपको लेना आएगा बैंक से, चिंता ना करो, कानून के हिसाब से। शेयर मार्केट में बेस वैल्यू 1 रुपए का 1 शेयर होता है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू वो भी मानते हैं, लेकिन 1 शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे होती है तो मार्केट चलता है, तो इस हिसाब से रुपए का भी वैल्यू ऊपर नीचे होता है, ऐसे बोले तो। आप भी रोस्टेड वाली भाषा बोलने लग गए भाई। भैया जी शेयर और कहां स्टैंडर्ड? रुपया कमोडिटी नहीं है, रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती, रुपया स्टैंडर्ड है।
रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना, बस। रुपया कुछ और नहीं है। रुपया मतलब स्टैंडर्ड, वो कॉमोडिटी नहीं है। उसको कॉमोडिटी बनाकर आपको धोखे में रखा गया है। आपने मान लिया कि रुपया बराबर 182, मतलब $1 बराबर 82 रुपया। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। डॉलर के मुकाबले रुपये का कौन सा वैल्यू है पॉसिबल? ये सब अवैध चल रहा है। शेयर मार्केट तो सारी अवैध है। शेयर मार्केट का पर्पज क्या है वो समझिए। शेयर मार्केट का ये पर्पज है, सुनार ने पर्चियां छापी, अडानी को पकड़ा दी, उसने कंपनी खोली, मीडिया ने बताया अडानी के शेयर बढ़ रहे हैं, जनता ने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, शेयर बढ़ गए और जनता ने लगा लिए, उन्होंने अपना हिस्सा असली वाला निकाल लिया और बाकी का डुबो दिया। तो आपका सारा जपत, उसकी पर्चियों के बदले आपकी असली पूंजी लपेटने का काम शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में आपके पूरे गांव से एक आदमी को फायदा मिलेगा तो 50 डूबे हुए मिलेंगे आपको। शुरुआत वाले को फायदा, बाकी सब लूटेंगे जैसे जुए में लूटते हैं। ये एक ही काम है शेयर मार्केट का, इससे ज्यादा का कोई काम ही नहीं है। सब कुछ हवा में रहता है। अभी जो देश में पिलर बनाए हैं, अंबानी को, अडानी को, एयर इंडिया दे दिया, टाटा को, फलाना दे दिया, डिमके को डिमका दे दिया, अटरम पटरम शटरम को, इस सब में क्या हो रहा है? खाली आपका पैसा खींचा जा रहा है और 4-5 जगह स्टोर किया जा रहा है, ताकि जब पूरा देश डुबोना हो तो केवल 4 कंपनियां ही डुबोनी पड़े। अगर हमारे पास पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो हम देश को डूबने नहीं देंगे। 2008 की मंदी में भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास बचत के रूप में घर में कैश होता था, हम कैश में लेन देन करते थे। तो मोदी जी की स्पेशल ड्यूटी लगी थी कि आपने नोटबंदी करके सबका घर में रखा रुपया देना है, और ताकि वो रुपया अंबानी अडानी को दिया जा सके और आपको हवा में लटकाया जा सके। तो अब जो है वो उन्होंने पूरी ड्यूटी निभाई है। अब अगला चुनाव समय से पहले करके मोदी जी की अगली ड्यूटी लगी है कंप्लीट नोटबंदी करके, अब 500 का भी नोट बंद करके सीबीडीसी को जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाए, या युद्ध आपके ऊपर थोपा जाए, या फूड क्राइसिस आपके ऊपर थोपा जाए, या फ्यूल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस आपके ऊपर थोपा जाए। और अगर मोदी जी इस बात को मानने से मना कर देंगे तो राहुल गांधी के साथ सेटिंग हो जाएगी। राहुल गांधी मानने से मना कर देगा तो अरविंद केजरीवाल से हो जाएगी। अगर वो भी मना कर देगा तो प्रियंका वाड्रा से हो जाएगी। इनको आदमी में इन्होंने पहले से सब सेट किया हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष सब कुछ ऊपर के इशारे से चलता है। वो ऊपर से तय होता है कि आने वाले प्रधानमंत्री को क्या तय करना है, कौन एनर्जी मंत्री बनेगा, कौन कानून मंत्री बनेगा। सारी लॉबिंग चुनाव होने से पहले होती है, सारी सेटिंग पहले होती है। कुछ भी ईवीएम से मतलब के अलावा कुछ नहीं होता। आपकी वोट बैंक, आपका वोट कहां जाता है आपको खुद नहीं पता है। केवल परसेप्शन के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा कि पुलवामा करवा दिया तो जीत गए, दंगे हो गए तो जीत गए, ये हो गया इसलिए जीत गए। वो केवल दिखाया जाता है, केवल परसेप्शन के लिए ही बनाया जाता है। बाकी सब कुछ चुनाव से पहले तय होता है, क्योंकि जो लास्ट वोटर है उसको मालूम ही नहीं वोट की प्रक्रिया कैसे चल रही है। यह समझने का बात है। क्या यह प्रोसेस बैंक में रखी गोल्ड लोन पर लागू होगा, और कार लोन जो बाकी के भी लोन है वो भी इसमें हम ले सकते हैं क्या? देखिए, गोल्ड लोन के केस में क्या होता है, बैंक आपको गोल्ड की कीमत का 80% ही लोन देता है। अगर आपका जो गोल्ड है वो 5 लाख का है तो वो आपको 4-4.5 लाख रुपए का ही लोन देता है, और गोल्ड की कीमत बढ़ रही होती है और आप लोन चुकता करते कम आते रहते हो। तो इसलिए अगर गोल्ड लोन है तो गोल्ड निकलवा लो पहले, चाहे किसी से उधार लेके देना पड़े। गोल्ड को तो अपने पास रखो। असली पूंजी गोल्ड और लैंड है। गोल्ड तो उनके पास जमा है, लैंड पे तो आपका कब्जा है। अगर गांव को जगा लिया, कोई बैंक, कोई सरकार, कोई डीसी, कोई तहसीलदार की औकात नहीं है आपके गांव में घुसने की। लट्ठाए खड़े रहो उस पूरा गांव, किसी की नहीं जाने देंगे, 1 एकड़ नहीं जाने देंगे, 1 इंच नहीं जाने देंगे, किसी की नहीं जाने देंगे। मतलब चाहे कोई दारू भी पीता है तो भी हमने खड़ा होना है, क्योंकि उसके लिए खड़े होंगे तो हमारे लिए कोई खड़ा होगा। इन्होंने क्या परसेप्शन बनाया, पहले दारूबाज आदमी की जमीन को करते हैं ताकि वो
पूरे समाज में यह मैसेज जाए, अरे कमा ही नहीं रहा था, देखो मैं भी तो कमा रहा हूं। कमाने वाला पूरे गांव में 1 या 2 मिलेंगे, लुटाने वाले बाकी सब मिलेंगे, सबका लुटने वाला है बाकी सबका। तो क्या करना है अपने को, जमीन नहीं जाने देनी किसी की, वो तो हमारी लैंड होल्डिंग है, उसकी कोई चक्कर नहीं है। सोना उनके पास रखा है, पहले वो ले आओ। 2 ही पूंजी हैं बस आज के टाइम पे, अन्न, जमीन, सोना, इस और बाकी आदमी आपस के, ये बचाना है बस अपने को। बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना, पानी पे फोकस करना है। जो प्राकृतिक चीजें हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर और आदमी, जन, इस पे फोकस करना है, फालतू नहीं करना किसी पे भी। यही असली पूंजी है, यही जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पैसा नहीं खा सकते हम, सोना नहीं खा सकते हम, असली पूंजी है, यही अपना काम है। जिसको बैंक का नोटिस अभी तक नहीं आया है और अलग अलग बैंकों में कर्ज है, तो उसके लिए बैंकों का स्टेटमेंट पीडीएफ करके भेज सकते हैं। मैं जवाब दे चुका हूं ना, नोटिस नहीं आया तो बाकी कागज भेजो ना यार। बैंक कर्ज डिफॉल्ट होने के बाद उनके साथ कैसे निपटा जाए? मेरे ख्याल से जितने सवाल हैं सबके जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, रिपीट होने शुरू हो गए हैं। जिसका सवाल बचा होगा उसको वो हमारे ग्रुप में आ जाएगा, मैसेज करेगा और उस ग्रुप में आपको जवाब देंगे। पब्लिक को जवाब देने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब आप ट्रेंड आदमी हो, अब आपको समाज में बात करनी है, तो आपके पास पूरा हथियार होना चाहिए, वो हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो आप जब भी मैसेज करेंगे देर सवेर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप केवल इस बात के लिए तैयार रहिए कि कभी भी कॉल आ सकती है, सरकार उधर से पेंडेमिक ट्रीटी साइन करने को जबरदस्ती करे। जब देश खतरे में आने लगेगा हम लोग घरों से निकल लेंगे। हमको आप आइए ना आइए हमें नहीं फर्क पड़ता, हमको लड़ना है, हमको अपने बच्चों के लिए लड़ाई में दाखिल होना है। हमको इस तरफ जाना है कि हम सरकार को सरेंडर नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। आजाद पैदा हुए हैं, आजाद ही मरेंगे, कोई सवाल पैदा नहीं होता, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम कॉम्प्लाई नहीं करेंगे। हम संसार में परमात्मा की बनाई हुई कृति हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे, प्रकृति के हिसाब से। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सेना बढ़ानी है। जितने अच्छे लोगों को जानते हो, जितने भी अच्छे लोगों को जानते हो, उन लोगों को अगली ट्रेनिंग में भेजने का काम आपने करना है। एक एक व्यक्ति 5-5 आदमियों को भेजेगा तो मजबूत टीम बनेगी आपकी, क्योंकि वो आपके साथ खड़े तब होंगे जब उनको पता होगा कि खड़ा होना जरूरी है, खड़ा होना जरूरी है। अपनी अर्धांगिनी को लेकर आइए, अपनी पत्नी को लेकर आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, उनको बताइए कि ऐसा लड़ रहे हैं लोग। सुनील जब अपने बेटे को ट्रेनिंग में लेके आता है, यहां से जाने के बाद सारे भाषण याद है उसको, सारे भाषण। 4.5 साल का बच्चा है, सब समझता है, रिपीट करता रहता है गाड़ी में चलता चलता, और बोलता रहता है इन काले अंग्रेजों को तो मैं भगाऊंगा। समझे? मतलब आपको यह काम करना है, इसके बिना, अगली पीढ़ी को शामिल किए बिना यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो अभी आप क्या करेंगे, जो आपने अपनी सहयोग राशि देनी है वो देंगे, और मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। नंबर आपको बता दिया है 9518170000 कि मैं ट्रेनिंग में मौजूद हूं। ये अभी आप मुझे लिख करके भेजेंगे, अपना नाम, जिला और स्टेट आप लिख करके भेजेंगे, तो आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आपको लिंक भेजूंगा, वो लिंक आपने आगे नहीं भेजना है। अगली प्रक्रिया के लिए मैं सुनील भाई को आमंत्रित कर रहा हूं, आपसे वो 10 मिनट के लिए और छोटी सी चर्चा करेंगे। उस चर्चा के बाद आपके इस कार्यक्रम की आधिकारिक समापन की घोषणा हम लोग करेंगे।